हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के भाग 5 पर पहुंच चुके हैं। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं वो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसके शुरुआत में ही सबसे पहले हमें राष्ट्रपति के टॉपिक से शुरू करना होगा, प्रेसिडेंट के टॉपिक से। तो 52 से 151 तक संघीय कार्यपालिका है भाग 5 में। तो जिसमें 52 से लेके हमें शुरू करना है राष्ट्रपति महोदय के बारे में। तो राष्ट्रपति महोदय के बारे में क्या क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद के तहत वो शपथ लेते हैं, किस उनका कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये सभी इसमें पढ़ना रहता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिक आप कहें या कुछ भी कहें, जो भी लेटर होते हैं अनुच्छेद के, कुछ जो कीवर्ड हैं किसी भी अनुच्छेद के जो कीवर्ड हैं, जिसे शपथ ग्रहण, तो उसमें शपथ कीवर्ड हुआ। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उसमें कार्यकाल कीवर्ड हुआ। इसी तरह से कुछ कुछ जो भी अनुच्छेदों के कीवर्ड हैं उन्हीं को, उनके शुरुआती अक्षरों को लेकर एक ट्रिक है। ये पकानी कोका द्योदशम, ये एक सिंपल सा ट्रिक है। आप जब मैं इसको डिकोड करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब होता है। और इससे क्या होगा कि आपको आसानी से सारा याद हो जाएगा, किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, ये आसानी से याद हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, पकानी कोका द्योदशम। चलिए देखते हैं मतलब क्या हुआ इसका। 52 से लेके 61 तक के लिए एक ही ट्रिक, पकानी कोका द्योदशम। अब देखिए, पकानी तो प से हो गया, ये इसमें आप नंबरिंग सबको दे दीजिए पहले। 52, 53, 54, ये इसको 55, ये 56, 57 और यो से 58, 59, 60 और एक 61। आपने नंबरिंग दे दी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस नंबर का मतलब क्या होता है। तो जो ही हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सबसे पहले वो पद की स्थापना करना पड़ेगा। तो यानी कि जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति महोदय के पद का वर्णन है। राष्ट्रपति महोदय का पद किसके समान है, कहाँ से लिया गया है, तो यूके के सम्राट के समान है। अभी यूके में सम्राट है, इसके पहले यूके में महारानी थी जिनका देहांत हो गया, तो अभी यूके में सम्राट हैं। यूके के सम्राट के समान ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है। मतलब वे वास्तविक प्रधान नहीं है, लेकिन वो कार्यपालिक प्रधान है, जिस तरह से यूके में होता है। 52 में है। 53 में है कार्यपालिका के प्रधान, वही बात, कार्यपालिका के प्रधान। जिसे देखिए यहाँ पे पद लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प लिखा हुआ है, यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कार्यपालिका के प्रधान लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से रिलेट करना सीखिए। आराम से 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो आप रिलेट करना सीख जाइएगा और आपको बहुत आसान से सब याद हो जाएगा। तो 53 में है कार्यपालिका का प्रधान। आप सबको पता है कि वास्तविक प्रधान तो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो औपचारिक प्रधान है, ऑफिशियल प्रधान है, और प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति महोदय। मतलब किसी भी दो देशों की संधि होगी, हमारे साथ कुछ भी ट्रीटी होगी, तो राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर से होगा, ऐसा प्रावधान है। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। अब 54 में देखिए निर्वाचन का वर्णन है। किस तरह से पकड़िएगा, देखिए यहाँ पर 54 है और यहाँ पर नी है, तो नी से निर्वाचन, यानी कि जो 54वां अनुच्छेद है वो निर्वाचन से संबंधित है। माने इलेक्शन किस तरह से राष्ट्रपति महोदय का कंडक्ट किया जाएगा वो आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। कैसे किया जाएगा, देखिए पहली बात तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। निर्वाचन आयोग 2 होते हैं, एक राज्य निर्वाचन आयोग, एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, ये अप्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी। ये तो
आप सबको पता है कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है राष्ट्रपति की। डायरेक्ट वोटिंग केवल विधायक और MP वगैरह की ही होती है, और मुखिया वगैरह की, सरपंच की। तो डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी, इनडायरेक्ट वोटिंग होगी। माने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही आगे जाकर चुनेंगे। डायरेक्ट आम जनता की वोटिंग नहीं होगी, इसी को अप्रत्यक्ष मतदान बोला जाता है। अब तीसरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात है, जो जिससे क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में आते हैं, वो है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन वो लोग हैं जो वोट करेंगे राष्ट्रपति के लिए। अभी आपको पता है हम लोगों के यहाँ जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें 2 कंटेस्टेंट थे, द्रौपदी मुर्मू जीत के आई, तो एक और कंटेस्टेंट थे, आप उनका नाम कमेंट कीजिएगा, पता नहीं कोई नहीं करेगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग वोट करेंगे, आप इसका ध्यान दीजिए। देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो जितने भी राज्य में विधानसभा, विधान परिषद हैं, तो जो विधान परिषद है किसी भी राज्य का, वो कभी भी वोट नहीं करेगा। विधान परिषद को आप पहले ही हटा दीजिए, विधान परिषद के लोग वोटिंग नहीं करेंगे। विधानसभा के लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन विधानसभा के वे लोग वोटिंग नहीं करेंगे जो मनोनीत हैं। विधानसभा में आपको पता होगा कि पहले मनोनीत हुआ करते थे, एक एंग्लो इंडियन। अब तो मनोनयन का रूल ही समाप्त कर दिया गया, मनोनयन नहीं होता, लेकिन पहले रूल था मनोनयन का। लेकिन जब मनोनयन होता था तब भी उनको वोटिंग करने का राइट नहीं था राष्ट्रपति के लिए, तो ये वोट नहीं करेंगे एंग्लो इंडियन। उसके अलावा जो उसी तरह से लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन पहले होता था, अब बंद हो गया, तो वो भी वोट नहीं करेंगे। उसके अलावा राज्यसभा, तो राज्यसभा में आपको पता है कि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कैबिनेट की सिफारिश पे 12 सदस्यों का मनोनयन विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे खेल हो गया, शिक्षा हो गया, इन सभी क्षेत्रों से करते हैं। तो लेकिन जिनका मनोनयन हुआ वो भी वोट नहीं करेंगे, मतलब जो चुन के आए हैं, आम जनता से जो चुन के आए हैं, वही लोग वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के लिए। आप सीधा सीधा ये समझिए। तो निर्वाचक मंडल में ये तीनों चीज़ शामिल हैं। इन तीनों को एक्सक्लूड करके, इन तीनों को हटा के ये तीनों शामिल हैं, और ये तो शामिल है ही नहीं। उसके अलावा देखिए, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग खड़े हैं, ABC 3 लोग खड़े हैं, ठीक। C को मिला 3 वोट, A को 1 वोट मिला, B को 1 वोट मिला, A को 2 वोट मिला। पहले राउंड की काउंटिंग में, इसमें मल्टीपल राउंड की काउंटिंग होती है, तो पहले राउंड की काउंटिंग में अगर इस तरह से हुआ कि C को 3 वोट मिला, B को 1 वोट मिला और A को 2 वोट मिला, तो जिसको सबसे कम वोट मिला वो अगले राउंड की काउंटिंग से बाहर हो जाएगा, यानी कि B बाहर हो जाएगा, B बाहर हो जाएंगे। अब केवल 2 ही कैंडिडेट बचे, A और C। अब केवल 2 ही कैंडिडेट बचे, A और C। इन्हीं दोनों में आगे की काउंटिंग जारी रहेगी। तो अब आगे जो काउंटिंग जारी रहेगी उसमें आगे की मतगणना में देखा जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो आगे जीत जाएगा। मान लीजिए कि A को ज़्यादा मिले तो A आगे जीत जाएगा, नहीं तो फिर B जीत जाएगा। इस तरह से जिसको कम वोट मिले रहते हैं उसको हटा दिया जाता है, हटाया जाता है। इसी को बोला जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। और कुछ और बातें जो कभी कभी कोई एग्जाम में आ जाती हैं, ज़्यादातर छोटे एग्जाम में ही आती हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि जमानत राशि कितनी है, तो जमानत राशि 15,000 है मात्र राष्ट्रपति के लिए। टोटल वोट का अगर आपको जितने भी वोट पड़े अगर आपको उसका 1/6 नहीं मिला
तो आपकी राशि ये जब्त हो जाएगी। ये कहाँ जमा करनी पड़ती है? तो ये आरबीआई के पास जमा करना पड़ती है। आरबीआई उसको आपको उसका रसीद देगा, वो रसीद ले जाके आप चुनाव आयोग को दीजिएगा और चुनाव में पेपर जमा कीजिएगा। तो 1/6 नहीं लाने पर आपका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। उसके अलावा 50 सदस्य प्रस्तावक रहते हैं और 50 अनुमोदक रहते हैं। मतलब आपको 100 सदस्य चाहिए चुनाव में खड़े होने के लिए। चुनाव में खड़े होने के लिए 100 सदस्य चाहिए, 50 अनुमोदक के रूप में, प्रस्तावक के रूप में। उसके अलावा 15,000 रुपये चाहिए जमानत राशि के रूप में। इतना ही बस है, तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये निर्वाचन की प्रक्रिया का जिक्र है 54 में। अब देखिए 54 हो गया निर्वाचन। ये है को में 55 है, तो को से क्या हुआ? कोटा, माने मिनिमम वोट कितना आपको चाहिए, मिनिमम वोट आपको कितना चाहिए कि आपको विजयी घोषित किया जाए। ये आम चुनाव की तरह नहीं है कि आप अगर 1 वोट से भी जीत गए तो या फिर वोट ही पड़ा 100 वोट तो आप जीत गए तो जीत गए। ये आम चुनाव की तरह नहीं। इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स है कि इतने से कम वोट आपको रहेगा तो आपको विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम कोटा क्या है? देखिए जितना भी वोट पड़ा बाई नंबर ऑफ उम्मीदवार +1 और फिर होल में +1, इतना आपको मिनिमम वोट लाना है, तभी आपको तभी आप जीत पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि टोटल वोट लेट से 100 है, टोटल वोट 100 है, तो 100 वोट हैं और उम्मीदवार 3 खड़े हो गए। उम्मीदवार अगर 3 खड़े हो गए, जैसे यहाँ पर 3 उम्मीदवार खड़े थे तो 3 खड़े हो गए, नंबर ऑफ उम्मीदवार +1, तो 100 बाई 3 +1 और इधर भी +1, तो ये हो गया कितना? 100/4 +1 यानी कि 26। यानी कि आपको मिनिमम 26 वोट लाना होगा, तभी आप विजयी घोषित होंगे। ये कोटे का मतलब होता है। उसके अलावा देखिए का है, क्या का मतलब क्या हुआ? का से कार्यकाल। ये इसका फर्स्ट अक्षर, देखिए कुछ नहीं है, ट्रिक में कुछ नहीं है, बस ये जो भी कीवर्ड है उसका पहला अक्षर लिया गया है। का से कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, सबको पता है। उसके अलावा जो ये दू है, दू का मतलब, ये 57 अनुच्छेद में दू का मतलब होता है कि दोबारा निर्वाचन हो सकता है। ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, कि बहुत सारे देशों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि बार बार निर्वाचन हो सके। अमेरिका में केवल 2 ही बार प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बन सकते हैं कोई भी व्यक्ति, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी बार बन सकते हैं। जब बाद में संविधान लागू हो गया था तो ऐसा सुनने में आता है कि संशोधन होने वाला था कि प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन बाद में नहीं लगाया गया। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ऐसा हुआ था मैटर। आगे देखिए, आगे वाला स्लाइड में मैं 58 से लेके 61 और इसके आगे के टॉपिक को ख़त्म करूँगा। फ्रेंड्स, हमने 57 अनुच्छेद तक कर लिया था, 57 तक, और 57 के बाद हम लोग उसके आगे देख लेते हैं 58 से लेके। देखिए 58 से लेके जो अनुच्छेद हैं उससे काफ़ी सवाल बनते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 58 में है 58 अनुच्छेद में योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ये योग्यता है हमारी। तो योग्यता में क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है भारत का नागरिक होना ही चाहिए। उसके अलावा 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए,
अलग अलग चुनाव में अलग अलग एज लिमिट होती है। लिमिट नहीं, मिनिमम होती है वो एज लिमिट अलग अलग चुनाव में, मैक्सिमम तो किसी में नहीं है। तो जिसे आप अगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मिनिमम एज लिमिट उसमें है 21 साल। या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर एमपी का चुनाव विधानसभा का लड़ना चाहते हैं या लोकसभा का तो 25 साल है। और अगर आप विधान परिषद का लड़ना चाहते हैं तो सॉरी फ्रेंड्स, लाइन कट गया थोड़ा सा, आप एडजस्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं विधान सभा का या फिर लोकसभा का तो 25 साल, पंचायती राज चुनाव में 21 साल, और विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 30 साल, और राज्यसभा के लिए भी 30 ही साल। लेकिन आप वहीं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति का लड़ना चाहते हैं तो एज लिमिट 35 साल है। इसी तरह से लोकसभा के सदस्य बनने की आपकी योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति बनी है तो लोकसभा की सदस्य तो थी नहीं, राज्यपाल थी झारखंड की, लेकिन योग्यता होनी चाहिए कि आप लोकसभा के सदस्य बन सकें। उसके अलावा आप एलिजिबिलिटी में ये भी है, जैसे कोई भी फॉर्म आता है परीक्षा का तो आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए, जाकि या उसके बाद उसकी फीस भी देनी पड़ती है। तो ये 15,000 रुपये फीस या जमानत राशि कह लीजिए, 15,000 रुपये जमानत राशि है और ये RBI के पास आपको जमा करनी होगी। और उसके अलावा 50 प्रस्तावों का प्रस्ताव अनुमोदक, पहले भी मैंने आपको बताया, ये योग्यता है राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए, खड़ा होने के लिए। उसके अलावा 59, देखिए 59 में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये योग्यता हो गया यो से, योग्यता 58 में, और 10 से दशा, दशा मतलब होता है कंडीशन, क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस रखी गई हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगर वो कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, भले ही ये आप में ये सारी योग्यताएं ही क्यों न हो। कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य अगर आप हैं तो अगर आप चुनाव दिए जाते हैं तो आपको उसे त्याग पत्र देना होगा। आप एक ही साथ 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, ये पहली कंडीशन। उसके अलावा आप पागल नहीं होना, आपको पागल नहीं होना है, ये अब ज़रूरी है कि मेडिकली आपको फिट होना पड़ेगा, मेंटली। किसी पागल को थोड़ी ना हम लोग राष्ट्रपति बना देंगे। उसके अलावा दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट। अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पाए और बैंक ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके अलावा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद ये हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं है कि लाभ का पद एक्चुअली में होता क्या है। समय समय पर जब भी गाइडलाइंस आती हैं सुप्रीम कोर्ट की तो इससे तय होता है। मेनली इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपनी का निदेशक वगैरह आपको नहीं होने चाहिए जिससे आपको रेगुलरली पैसा मिलता हो, ये लाभ का पद होता है। ये इसके बारे में अक्सर गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट से आती रहती हैं लाभ के पद के बारे में। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर आपको फुलफिल करना है और ये नहीं करना है तब आप राष्ट्रपति के चुनाव में उतर सकते हैं। उसके अलावा देखिए 100 से हो गया शपथ, ओथ 60 में है। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं
अभी हमारे नए नए 50वें CGI बने हैं DY चंद्रचूड़। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे आज से 16 साल पहले, उन्हीं के पुत्र हैं ये, तो वो बने हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उनके शपथ दिलाएंगे। ये आर्टिकल 60 में है। और आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग का जिक्र है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने USA से लिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो USA से हम लोगों ने लिया है। देखिए महाभियोग की थोड़ा सा प्रक्रिया को आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसमें होता क्या है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन प्रक्रिया यह है कि इसमें देखिए, चुनाव में जब चुनाव हो रहा था, निर्वाचन हो रहा था राष्ट्रपति का, तो एंग्लो इंडियन शामिल नहीं थे। अब तो एंग्लो इंडियन है ही नहीं, लेकिन वो उस समय भी शामिल नहीं थे। लेकिन उस समय एंग्लो इंडियन पहले शामिल हुआ करते थे। किसमें? जब महाभियोग लगाया जा रहा है, तो महाभियोग की प्रक्रिया में एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाता था। उनको चुनाव निर्वाचन में शामिल नहीं किया जाता था। तो महाभियोग में एंग्लो इंडियन शामिल हैं। उसके अलावा जो 12 मनोनीत होते हैं, हमारे राज्यसभा में सदस्य 12 मनोनीत होते हैं, वो निर्वाचन में तो नहीं सम्मिलित थे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में वो भी शामिल है। तो 12 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं ये। उसके अलावा देखिए, अब ये प्रक्रिया पूरी कैसे होती है। आप तो ये तो देख लीजिए कि कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। अब उसके अलावा प्रक्रिया पूरी कैसी होगी, तो ये लोकसभा या राज्यसभा में इसमें किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया है महाभियोग की, ये कहीं भी शुरू हो सकती है। लेट से मान लेते हैं कि हम लोग ये अभी लोकसभा में शुरू हुई है, तो लोकसभा में 25% सदस्य, यानी कि 1/4 सदस्य के सिग्नेचर से ही प्रक्रिया शुरू होगी। 1/4 सदस्य की अनुमति रहेगी, सहमति रहेगी, तभी ये प्रक्रिया शुरू होगी। ये नहीं कि 1-2 लोग खड़े होंगे महाभियोग लगा दिए। 25% के सदस्यों की सहमति से ये प्रक्रिया शुरू होगी और उस पर बहस चलेगा। जिस भी सदन में शुरू हो रही, जिससे मान लीजिए कि लोकसभा में शुरू हुई, तो लोकसभा में बहस चलेगा। और उसके बाद अगर 2/3 यानी कि 66% लोगों ने उसे पारित कर दिया, 66% सदस्यों ने अगर महाभियोग को पारित कर दिया, तो वो उस पर्टिकुलर सदन से पारित हुआ समझा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा ने पारित किया 66% सदस्यों ने, तो ये समझा जाएगा कि लोकसभा ने पारित कर दिया है। तो वो विधेयक महाभियोग अब अगले सदन में चला जाएगा, जैसे राज्यसभा में चला गया। लेकिन राज्यसभा में जाने से पहले 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय अगर ये चाहें तो 14 दिन के अंदर अपने प्रतिनिधि को या फिर खुद अपने से ही जाके जो अगला सदन है उसमें अपनी सफाई दे सकते हैं। उनको 14 दिन का पीरियड मिलेगा। तो ये राज्यसभा में ऐसा वो सफाई देंगे, अगर संतुष्ट हो गए तो महाभियोग वापस ले लिया जाएगा। अगर नहीं संतुष्ट सदस्य हुए, वहाँ भी पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। ये प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की। इसमें एक और बात है कि जो ये प्रक्रिया बस संसद में ही समाप्त हो जाती है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद जो विभिन्न राज्यों में हैं, उनका कोई रोल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, 61 तक तो ये खत्म हो गया। ये जो ट्रिक थी आपकी, ये 52 से 61 के जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, आप उनसे पूरा एकदम याद कर सकते हैं। ये खत्म हो गया। अब इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है। देखिए, तो राष्ट्रपति का पद कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो रिक्त हो जाएगा, सिंपल बात है। त्यागपत्र देने से रिक्त हो जाएगा, महाभियोग लगाने से रिक्त हो जाएगा, या फिर जो निर्वाचन हो रहा है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी,
आर्टिकल 54 में निर्वाचन, अगर वही निर्वाचन की प्रक्रिया अवैध घोषित हो गई, ऐसा पता चला कि निर्वाचन में कुछ धांधली हुई है, अवैध घोषित हो गया, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ है वो अवैध घोषित हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा। उसके अलावा अगर मृत्यु हो जाती है तो ऑब्वियस बात है, जो किसी राष्ट्रपति की मृत्यु ही हो गई तो पद रिक्त हो जाएगा। ऐसा दो मर्तबा ही हुआ है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते ही हुए ही हो गई है। एक जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक और फखरुद्दीन अली अहमद, दो व्यक्तियों की मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो राष्ट्रपति महोदय से जुड़ी हुई है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एक आध नंबर में। जैसे देखते हैं कि वीवी गिरी ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दूसरे चरण की मतगणना करानी पड़ी थी। मैंने आपको बताया था कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसमें चरण वाइज मतगणना होती है। पहले चरण में जिसको सबसे कम वोट मिला उसे काउंटिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो वीवी गिरी को दूसरे चरण में जीत मिली, पहले चरण में ये नहीं जीत पाए। अमूमन ऐसा नहीं होता, अमूमन पहले चरण में ही लोग जीत जाते हैं, तो वीवी गिरी के मामले में ऐसा हुआ। उसके अलावा एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे जिनके बर्थडे पर हम लोग शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। ये आप ध्यान रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। उसके अलावा नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी 1 बार हार तो गए, 1 बार हार गए, लेकिन अगली बार जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति का तो दूसरी बार निर्विरोध जीते। उसी तरह से एम हिदायतुल्लाह के बारे में फैक्ट क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जज एकमात्र ऐसे जज हैं जो राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से आप 4 फैक्ट ये याद रखिएगा अलग से। तो ये आपका राष्ट्रपति का टॉपिक इस तरह से समाप्ति की ओर है। अभी इसमें थोड़ा सा कुछ और 5 मिनट समय लगेगा, मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर से थोड़ा सा बात आपको बताता हूँ, क्लास ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2-3 बात और हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ने को। जैसे क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 में 72 में क्षमादान की शक्ति का जिक्र है। 5 तरह की क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, इससे सवाल अक्सर आ जाते हैं, कौन सी शक्तियों में किस तरह की सज़ा चेंज होती है, इस पर सवाल आते हैं। जैसे जो पहली शक्ति है क्षमा यानी कि पार्डन, यह तो सफ़ा सज़ा ही माफ़ हो गई। आपने कुछ भी कांड कर दिया, जब राष्ट्रपति महोदय ने आपकी सज़ा माफ़ कर दी तो बात ख़त्म। वैसे वो खुद से अपने से नहीं करते, ये गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन पे ही होता है। लेकिन जब ये हो जाता है, राष्ट्रपति ने आपकी सज़ा माफ़ कर दी तो कंप्लीट माफ़ हो गई। ये पहले वाली है जिसके अंतर्गत पार्डन वाली पावर्स का यूज किया जाता है। दूसरी है लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि सज़ा आपको जितनी वर्षों की हुई है, मान लीजिए किसी को 10 साल की सज़ा हुई है, 10 साल का कठोर कारावास हुआ है, तो 10 साल ही रहेगा। वो 10 साल का 10 साल रहेगा, टाइमिंग सेम रहेगा। लेकिन जो कठोर कारावास हुआ है वो आपका साधारण कारावास से बदल जाएगा। तो नेचर चेंज हो जाएगा, सज़ा का नेचर चेंज हो जाएगा, प्रकृति चेंज हो जाएगी, लेकिन सज़ा की टाइमिंग नहीं चेंज होगी। ये है लघुकरण। इसमें लघु किया जाता है किस चीज़ को? नेचर को। जो सज़ा है उसकी प्रकृति को छोटा किया जाता है लघुकरण में। उसके बाद है परिहार। परिहार का मतलब है रिमिशन, यानी कि इसमें जस्ट उसके उल्टा, इसमें टाइमिंग चेंज होगा। 10 साल का आपका कठोर कारावास मिला है आपको,
तो 10 साल की जगह उसको 5 साल कर दिया जाएगा, 4 साल कर दिया जाएगा, लेकिन वो कठोर का कठोर ही बना रहेगा कारावास आपका, वो साधारण कारावास नहीं होगा। यानी कि उसका नेचर नहीं चेंज हो रहा है, उसकी टाइमिंग चेंज हो रही है। तो ये है परिहार। परिहार और लघुकरण समझे। लघुकरण का मतलब होता है कि जो प्रकृति है की जो प्रकृति है उसमें चेंज किया गया। और उसके अलावा परिहार का मतलब होता है कि प्रकृति में चेंज तो नहीं किया गया, लेकिन टाइमिंग में परिवर्तन किया गया, टाइमिंग कम कर दी गई। 10 साल की सज़ा आपको 5 साल की ही कर दी गई। ये आपको रिलीफ मिलता है इन दोनों के अंतर्गत। उसके अलावा एक और रिलीफ क्या मिल सकता है, वो है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है कि सज़ा पर अस्थायी रोक लग गई है, जिसे स्टे ऑर्डर लग गया है। मैंने सज़ा आपको मिली है, लेकिन उस सज़ा के एग्जीक्यूशन पे अभी रोक लगा हुआ है, अभी वो सज़ा आप पर लागू नहीं हो रही है। तो ये अस्थायी रोक है प्रविलंबन। ऐसा अधिकतर फांसी वाले केस में होता है कि किसी को फांसी दी जानी है अगर, तो उसे अभी फांसी नहीं दी जाएगी, उसे अभी राष्ट्रपति महोदय ने प्रविलंबन के तहत राहत दे रखा है, अस्थायी रोक दे रखा है किसी खास कारण से, बाद में उसे फांसी भले दी जा सकती है। ये अस्थायी रोक होता है प्रविलंबन के तहत। उसके बाद है विराम। विराम के मतलब होता है जो हेल्थ इशू के तहत किसी को राहत देना, उसके तहत ये विराम के अंतर्गत आता है। अगर कोई महिला को सज़ा हुई है, लेकिन अगर वो महिला गर्भवती है, तो उसको सज़ा देने से उसके जो उसका जो बच्चा है वो भी जाने अनजाने सज़ा पा रहा है, जिसमें उसका कोई दोष नहीं। तो ऐसा ना हो, इस चलते विराम के तहत उसकी माँ को रिलीफ दिया जाता है, ताकि उसकी माँ तब तक, जब तक उसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है और बच्चा कुछ समय तक बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक उसके सज़ा पर रोक लगाई जाएगी, बाद में उसकी सज़ा को रिज्यूम किया जाएगा। तो ये विराम के तहत होता है। क्षमादान के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि 5 तरह की सज़ा होती हैं: क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन और विराम। ये इसमें से दो आप निश्चित रूप से याद रखिए, लघुकरण और परिहार। इसके तहत क्या क्या चेंज होता है और क्या नहीं चेंज होता है, ये दोनों पर ध्यान रखिएगा। लघुकरण में नेचर चेंज होता है। उसके अलावा आप राष्ट्रपति महोदय का एक और याद रखिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। वीटो पावर। वीटो पावर आर्टिकल 111 में है, 111 में है, 111 में वीटो पावर का जिक्र है। वीटो पावर का मतलब होता है कि कोई भी जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने होने के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति उसे देखते हैं और उसके बाद उस पर अपना हस्ताक्षर बना के लौटा देते हैं, और ऐसा होने के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है, पारित समझा जाता है। लेकिन ऐसा वो अगर नहीं करते, हस्ताक्षर बना के न लौटाते हैं, उसको वापस बिना हस्ताक्षर के ही लौटा देते हैं पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए वापस पुनः लौटा देते हैं, तो उसको हम लोग सस्पेंड करना बोलेंगे, निलंबकारी वीटो बोलेंगे, कि राष्ट्रपति ने बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा दिया है। लेकिन ऐसे केस में अगर वही बिल आया और दोबारा साधारण बहुमत के द्वारा, यानी कि 50% मेजोरिटी के साथ उसको हूबहू वापस भेज दिया गया, तो अब राष्ट्रपति महोदय की ये बाध्यता रहेगी कि उस पर सिग्नेचर वो कर रहे हैं, उसको दोबारा नहीं लौटा सकते। एक बार ही लौटाया जा सकता है, दोबारा नहीं लौटाया जा सकता। तो ये हो गया वीटो पावर। वीटो पावर में एक और पावर है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। जेबी वीटो में होता है कि जो भी बिल राष्ट्रपति के पास आया, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मैं इसे लौटाऊंगा, तो वो लोग इसे वापस उसी हूबहू भेज देंगे, तो साइन सिग्नेचर करना पड़ जाएगा। तो इस स्थिति में वो जेबी वीटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब न उसको लौटा रहे हैं और न उस पर सिग्नेचर करके दे रहे हैं, उसको अपने पॉकेट में रख लिए, एक तरह से समझिए, और पता नहीं कब उसको पढ़ के लौटाएंगे या न लौटाएंगे, ऐसा उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है।
ये JB ब्यूटो का प्रयोग का एग्जाम्पल है। ऐसा उसको करने में उसको अनिश्चित इन्फानाइट टाइम तक पेंडिंग रखा जा सकता है किसी भी बिल को। जब तक राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर रहेंगे उसको हमें पेंडिंग रख सकते हैं। एक बार हुआ था ऐसा जब 1986 में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे, तो डाकघर संशोधन बिल को उन्होंने JB ब्यूटो का प्रयोग करके वीटो पावर इस्तेमाल किया था और पेंडिंग रख दिया था। इसमें मूलतः ये बात थी डाकघर संशोधन बिल में कि जो भी लेटर डाकघर में आते हैं या फिर किसी को भेजे जाते हैं, तो सरकार के पास ये अधिकार हो जाएगा कि वो सरकार पत्र को खोल के देख सकती है, पढ़ सकती है। तो ये इनको राष्ट्रपति महोदय को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने JB ब्यूटो का प्रयोग करके, पॉकेट वीटो का प्रयोग करके उसको अपने ही पास रख लिया, पास नहीं किया। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक राष्ट्रपति का था और आज समाप्त होता है। और इसमें जो आगे का टॉपिक हम लोग आगे शुरू करेंगे, कल आपको बताऊंगा मैं। कल मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा और हो सकता है कल उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक रीजनिंग की भी क्लास हो, रीजनिंग या मैथ किसी एक चीज़ की, तो कल वही पढ़ाऊंगा। अब देखिए ठंडी भी आ गई है तो आप लोग स्वेटर शाल वगैरह पहन के रहें, सर्दी खांसी होने के बहुत चांस है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, देखिए राष्ट्रपति जो भवन होता है, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम्स में, ऐसा ही आप लोग बस ध्यान रखिए। उसमें 340 कमरे हैं और 1200 तरह के फूल लगे होते हैं गार्डन में, जिसको मुगल गार्डन बोला जाता है। लोग घूमने भी जाते हैं मुगल गार्डन। 1200 तरह के फूल होते हैं। और यहाँ से राष्ट्रपति भवन से ये संसद भवन जाने का जो रास्ता है वो राजपथ कहलाता है, राजपथ कहलाता है। यहीं पे इंडिया गेट भी है। इंडिया गेट क्यों बनाया गया था पता है आप लोगों को? इंडिया गेट क्यों बनाया गया था? इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या अंतर है? गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट बनाया गया था वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे, बाहर जाके दूसरे देशों में भारत के लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया है। ये दर्शाता है कि भारत से कितने लोग जाके बाहर में शहीद हो गए। आप लोगों को मैं जब इतिहास आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें हमारे देश से बहुत लोग गए थे। महात्मा गांधी ने भी भारतीयों को वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया था, बाहर में जाके युद्ध करने के लिए। तो बहुत से लोग गए थे, जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं की याद में ये बनाया गया है गेटवे इंडिया गेट। ठीक है, धन्यवाद। हमें लगता है कि आज की क्लास काफ़ी लंबा भी हो गया है, रात भी काफ़ी हो गया।